हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ैन है और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो का नाम है जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। नीतीश राजपूत के नाम से ये बंदे हैं इंडिया के, जिन्होंने ये रिसर्च करके या जिन्होंने ये वीडियो बनाई है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीरियस टॉपिक है थोड़ा। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि कुछ सच बोला है या झूठ बोला है या क्या चीज़ है इस वीडियो के अंदर। तो मिलके देखते हैं, तो फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबसे पहले आप काइंडली अगर चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो समझ रहे हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बात बात में होती है। इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है? और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में था। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो IMF का नाम क्यों आ रहा है? आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई, और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं? जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन जो सिचुएशन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे फेस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं फंसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को 8:30 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर आ गए। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स करने की स्टेज पे है। गेहूं की शॉर्टेज हुई है और कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो गेहूं से भरे ट्रक हैं उसके पीछे लोग बाइकों से पीछा कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 40% गिर के 267 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गई है। यार कितना ज़्यादा पहले भी डैमेज होते हुआ। थे पाकिस्तान में, 2015 में, 2021 में भी हुए थे, लेकिन इस लेवल के नहीं हुए थे। सिर्फ पावर कट से होने वाले लॉसेस की वजह से पाकिस्तान की GDP 4% तक नीचे गिर गई है। पावर कट की वजह से पाकिस्तान का टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये पूरी तरीके से नीचे आ गया है, और जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो $3 बिलियन से भी कम पे आ गया है, श्रीलंका के बराबर पहुंच गया। अब आपके कई क्वेश्चन होंगे कि ये सब अचानक से क्यों शुरू हो गया? बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे है, वो आगे कैसे निकल गया, लेकिन पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया? पाकिस्तान की एक्चुअल में दिक्कत क्या है? जिसको सबसे ज्यादा एड मिलती है पूरे दुनिया भर से, वो सबसे ज्यादा पीछे क्यों रह गया? और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है? अब देखिए, इससे पहले कि मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कि इस बार पाकिस्तान को पैसे मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है, IMF क्यों पीछे हट रहा है, या फिर US, इमरान खान और आर्मी का क्या रोल है, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रफ्तार में पहुंच गई है। Warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's featuring on the case. देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली थी और ओवरऑल रिसोर्सेज में से 17% मिला था। ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के एक ऑथर हैं हुसैन हक्कानी, इन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर रखी है। जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो टोटल 921 थी, उसमें से सिर्फ 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो इंडिया के पास था। RBI उस टाइम पे पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था और इंडिया का भी, लेकिन कंट्रोल इंडिया के हाथ में था। इंडिया का जो टोटल कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ था, और ये डिसाइड हुआ था कि इस 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 75 करोड़ में से 20 करोड़ जो थे वो पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को ही दे दिए गए थे, और बाकी का जो 55 करोड़ था उसको बाद में देने की बात की गई थी। उस समय पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी कि ये जो रिफ्यूजीज आए थे उनको सेटल करना, उसमें काफी पैसा चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे कश्मीर को लेकर काफी इशू हो रहा था, तो नेहरू जी और पटेल जी ने यह माना कि जो 55 करोड़ है इसको रोक लेना चाहिए, वरना ये इस पैसे से हथियार खरीदेंगे और हमारे खिलाफ ही यूज करेंगे। हालांकि ये जो पैसा था ये आगे चल के महात्मा गांधी जी ने दिलवा दिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक ये पैसा मिला था उससे पहले भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी खराब थी। इकोनॉमिक कंडीशन भले ही थोड़ी सी वीक थी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रांग थी, क्योंकि इंडिया एग्री कर गया था 1/3 आर्मी स्प्लिट करने के लिए। इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी,
मल्टीपल स्ट्रॉन्ग लीडर थे। वहीं मुस्लिम लीग में सिर्फ जिन्ना के बाद कोई और स्ट्रॉन्ग लीडर आया ही नहीं। जिन्ना की डेथ के बाद ना तो जिन्ना के लेवल का कोई पावरफुल नेता आया और ना ही मिलिट्री ने आने दिया, क्योंकि जो टेम्परेरी कंट्रोल मिला था पाकिस्तान की आर्मी को वो काफी इंजॉय कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी को इस टेम्परेरी कंट्रोल की ऐसी आदत लगी कि उसके बाद 29 पीएम बने। आज की डेट तक एक भी पीएम ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपने पूरे किए। किसी को मार दिया गया, किसी का तख्ता पलट कर दिया गया, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मारा गया। आज तक इनकी एक भी एजेंसी ये नहीं पता लगा पाई कि पीएम को मारा किसने है। इमरान खान जो थे, इनको रैली में गोली मार दी गई, ये आज तक नहीं पकड़ पाए कि गोली चलाई किसने। बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि पीएम को मार कौन रहा है, इनके बड़े बड़े नेताओं को मार कौन रहा है। कुछ केसेस में तो लॉ को अमेंड किया गया ताकि जो पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में आ जाए। इन कुछ चीजों की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर शुरू से ही रहा है और ये आगे चल के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी है, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। पाकिस्तान के सामने भी यही दिक्कत थी कि उसको ग्रो तो करना ही था, लेकिन सीधे सीधे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए होता है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना होता है। तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके लिए नए नए जुगाड़ निकाले और इसी एफर्ट्स में उसको दिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसकी मिलिट्री नीड्स। पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर टाइम पे रियलाइज हो गया था कि यूएस का साउथ एशिया में कोई दोस्त नहीं है और उसको सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है और इसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें उसको एक मौका दिखा। पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस का फ्रेंड दिखाया और इसके बदले में उसको मिली फॉरेन एड। लेकिन क्वेश्चन है कि ये फॉरेन एड दी क्यों गई? देखिए, आज की डेट में आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे यूएस के कॉल सेंटर्स हैं। यूएस के एम्प्लॉयर्स वहां के एम्प्लॉयज को छोड़ के इंडिया से बंदे हायर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक यूएस सिटीजन की सैलरी काफी ज्यादा होती है, उसकी जितनी भी लायबिलिटी होती है वो यूएस के एम्प्लॉयर की होती है। इंश्योरेंस, पेंशन जैसे तरह तरह के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। कोई एक्सीडेंट भी हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूएस के एम्प्लॉयर की बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, ऑफिस वगैरह, ये काफी बड़ा खर्चा होता है इसमें। लेकिन इंडिया के अंदर सारे एम्प्लॉयज कम पैसे में मिल जाते हैं और किसी की भी लायबिलिटी यूएस के एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होती है। सेम कॉन्सेप्ट यूएस अपनी मिलिट्री में भी यूज करता है। देखिए, यूएस यूजुअली दो तरीके से वॉर लड़ता है। अगर उसे लगता है कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं, तो वो वॉर में खुद कूद जाता है, जैसे उसने वियतनाम में किया या फिर इराक में किया। लेकिन जब उसको लगता है कि सीधा कूदने में फायदा नहीं है, तो वो शैडो वॉर लड़ता है। इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के काम करता है। मान लीजिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएस अगर अपनी खुद की आर्मी भेजने लगेगा, तो पहली चीज तो अपने सिटीजन को खतरे में डालेगा और अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा खर्चा उसको देखना होगा। प्लस कंट्री के अंदर लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों भेजा, वॉर की जरूरत क्या थी। अगर आप अपनी मिलिट्री डायरेक्ट किसी कंट्री के अगेंस्ट में भेजते हो तो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कंट्रीज आमने सामने आ जाती है। इसलिए ट्रेडिशनल वॉर्स की जगह यूएस अलग अलग मिलिटेंसी ग्रुप को ट्रेन करता है, उनको आर्म्स देता है और उनकी फंडिंग करता है, जिससे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों से उसने अपना काम करवाया। कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं, जो पैसे लेके भी लड़ाई करते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसमें भी आप अगर सर्च करोगे तो रशिया ने सीरियन फाइटर्स को पैसा देके रिक्रूट किया है, जिन्हें मर्सिनरीज भी बोलते हैं। ये पैसा लेके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस मॉडल में रिस्क एकदम कम होता है। आपको भारी भारी सैलरीज नहीं देनी होती है, आपको बस वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है। और इस पूरे गेम में पाकिस्तान पूरे एरिया का एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया है और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तान मिलिट्री ने। जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे दो ही सुपर पावर थी, एक यूएसए और दूसरी सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया कहते हैं जिन्हें। सोवियत यूनियन का साउथ एशिया में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इंडिया का झुकाव भी सोवियत यूनियन की तरफ ही था। ऐसे में यूएस को पाकिस्तान एक ऑप्शन की तरह देखता था। यूएस अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल पाने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार करता है और इन सब की ट्रेनिंग का जिम्मा लेता है पाकिस्तान। तो जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उसमें रेदर देन यूएस ने अपनी मिलिट्री उतारने के मुजाहिदीन को रेडी किया। ना तो मुजाहिदीन की जान जाने पे यूएस की कोई जवाबदेही थी और ना ही भारी भारी सैलरी देनी थी, और रिस्क भी बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि अगर यूएस की मिलिट्री अफगानिस्तान में उतर के रशिया के खिलाफ लड़ती तो ये वॉर रशिया और यूएस की वॉर में बदल जाती। तो यूएस ने मुजाहिदीनों को वेपन्स दिए, इन सब की ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने हर तरीके से मदद की इन मुजाहिदीन की, इनको ट्रेनिंग करवाई, इनको रूट दिया, इनको खाने पीने और हथियार वगैरह सब सप्लाई करा। इसमें पाकिस्तान के लिए भी फायदा था, क्योंकि बिना कुछ प्रोड्यूस करे या एफर्ट लगाए यूएस से पैसा मिलने लगा था। यूएस ये पैसा कभी एड की फॉर्म में भेजता था तो कभी ह्यूमन राइट्स के बहाने से भेजता था। यूजुअली आप देखोगे तो फॉरेन एड उन देशों को मिलता है या तो जो गरीब हो या किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो, जैसे कोई वॉर या फिर नेचुरल डिजास्टर हो,
लेकिन पाकिस्तान को एड मिलता था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, उसकी यूजफुलनेस की वजह से। इनफैक्ट साल का एक बजट भी फिक्स कर दिया गया था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे पाकिस्तान को यूएस की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ये जो सेंटर्स थे और ये जो पैसा था और ये जो मुजाहिदीन थे, इनका यूज कश्मीर में भी करने लगा। 1964 तक पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी फॉरेन एड्स आती थी, ये इनके जीडीपी का 5% का हिस्सा बन गई थी। लेकिन सबके बीच में पाकिस्तान ये भूल गया था कि इन सबके बीच में बिना मतलब किसी और की लड़ाई उसने अपने सरदर्दी पे ले ली थी। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता थी और गवर्नमेंट थी वो यूएस के इस एड और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में हेल्प करने से बिल्कुल खुश नहीं थी। जनता का ये मानना था कि अफगानिस्तान में ये भी हमारे जैसे ही मुस्लिम्स हैं और हम अपने ही भाइयों को मरवा रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि एड की वजह से मिलने वाला जो पैसा था वो बस आर्मी तक ही पहुंच पाता था, क्योंकि करप्शन की वजह से पैसा नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता था और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन इतना कोई खास नहीं था। इसलिए लोगों की जो गालियां होती थी वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलती थी। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन फिर से खराब तब होती है जब अफगानिस्तान वॉर 1989 में खत्म हो जाती है। ये जो मुजाहिदीन यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर ट्रेन किए थे, ये अफगानिस्तान की सरकार को गिरा के तालिबान का राज हो जाता है वहां पे। ये उसामा बिन लादेन वगैरह ये सब यूएस ने उस टाइम पे ट्रेन किए थे और सोवियत यूनियन को बाहर करके यूएस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके परवेज मुशर्रफ, इन्होंने भी बोली है और ओपनली बोली है। इंटरव्यू अभी भी पड़ा इनका यूट्यूब के अंदर। अफगानिस्तान वॉर के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। अब इस चीज का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि 1989 में यूएस ने पाकिस्तान को सीधे सीधे $452 मिलियन की एड दी थी, जो 1998 तक घट के $5.4 मिलियन रह गई थी। बांग्लादेश, इंडिया जब एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, तब पाकिस्तान की मिलिट्री एड से खुश हो रही थी। अफगानिस्तान वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको काफी नुकसान हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को यूएसए ने स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत फिर चमकती है जब 9/11 अटैक होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये अटैक अलकायदा ने करवाया था और यूएस को डर था कि ये अटैक अगर दोबारा नहीं करवाना है तो अलकायदा को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। अलकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेट करता था और एक बार फिर यूएस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार यूएस ने कोएलिशन सपोर्ट फंड बनाया CSF, जिसमें पाकिस्तान को काफी पैसा मिला। 2009 में यूएस ने कैरी लूगर बिल पास किया जिसने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन पर ईयर की एनुअल असिस्टेंस देने का प्रपोजल था। लेकिन ये जो पैसा मिलता था इसको पाकिस्तान यूएस के वॉर एंड टेरर के लिए यूज करने की बजाय अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूज करता था, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता था। और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में था। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बाहर से मिलने वाले एड में करप्शन एलिगेशन लगते रहे। यूएस ने भी कहा कि इन्होंने हमारे एड से मिलने वाले पैसे को मिस स्पेंड किया है। और तो और इतने साल कॉन्टिन्यूसली एड देने के बाद भी ये पता चलता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। मुल्ला उमर जो मोस्ट वांटेड था, उसकी डेथ भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये जो एड मिलता था पाकिस्तान को, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बबल में थी उसको फिर से एक झटका लगता है। इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान की इमेज काफी खराब हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम से खत्म हो गया। बाहर की कंपनीज इतनी अनस्टेबल जगह पे अपनी कंपनी नहीं लगाना चाहती थी। उनको पता था कि उनको नुकसान होना तय है। इसके अलावा टूरिज्म भी खत्म हुआ। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने में। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में कई बार वॉर्स हुई हैं, लेकिन 1971 की वॉर ने पाकिस्तान को काफी वीक किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके ऊपर बहुत सारी बुक्स है, लेकिन कुक्कू FM की एक ऑडियो बुक है, इंडिया वर्सेस पाक 1971। इसमें बहुत ही डिटेल और आसान तरीके से बताया है इस इवेंट के बारे में। वॉर की शुरुआत से लेके खत्म होने तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताई गई हैं। 69 मिनट्स की इस ऑडियो बुक में 1971 की वॉर के बारे में आपको काफी नॉलेज और क्लैरिटी मिलेगी। कुक्कू FM इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां कई कैटेगरीज की ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, क्राइम, मोटिवेशन से लेके साइंस और फिटनेस तक। तो आप भी जरूर सुने अपनी मनपसंद ऑडियो बुक कुक्कू FM पर। मुझे पर्सनली इसमें ऑटोबायोग्राफी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। कुक्कू FM काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप रेगुलर काम करते हुए या ट्रेवल करते हुए बहुत अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं काफी कम प्राइस पर। और मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दैट इज एट ₹49 ओनली। तो डाउनलोड कीजिए कुक्कू FM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, जब यूएस ने कुछ कदम पीछे लिए तो वहां पे एंट्री हुई चाइना की और फिर यहाँ पे चाइना ने लोन पे लोन देना स्टार्ट किए और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक बबल में थी उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया। दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं, कुछ की इकोनॉमी ऑयल से चलती है, कुछ की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से चलती है या फिर IT सेक्टर से चलती है, कुछ की एग्रीकल्चर से भी चलती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एड और लोन से चलती है। पाकिस्तान एक एड डिपेंडेंट कंट्री है। जिस तरीके से पाकिस्तान यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक उसी तरीके से
पाकिस्तान चाइना के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया को टैकल करने में चाइना को बहुत ही आसानी रहती है। इंडिया जब तक पाकिस्तान में उलझा रहेगा, चाइना आराम से रहेगा। यही रीजन है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में उसको मदद करी, और कई एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में भी मदद करी। अब देखिए, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको चाइना की जो डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी है वो ऑलरेडी पता होगी, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ। चाइना पहले मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है, फिर जो लोन आपको बाहर से 30 साल के टेन्योर पे मिलता है उसी को चाइना अप्रॉक्स 15 साल के लिए देता है। उसके बाद जिस चीज के लिए चाइना लोन देता है, मान लीजिए वो कह रहा है कि आपकी कंट्री में हम पावर प्लांट बनाएंगे, तो बनाने से लेके हर चीज में चाइनीज वर्कर और कंपनीज होती हैं। तो जो पैसा वो लोन देते हैं वो उसी देश से कमा के एक बिजनेस करके निकल जाते हैं, और ऑन पेपर पे वो लोन एज इट इज बना रहता है, और लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है। इनके क्लॉज में ये पहले से ही मेंशन करवाते हैं कि अगर लोन नहीं दे पाए तो वो जगह चाइना की हो जाएगी। इसी तरीके से श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो चाइना के पास पहुंच गया। फिर इन्हीं सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का यूज करके ये उस एरिया में रूल करते हैं। अब आप कहोगे ये जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो पाकिस्तान के जो लीडर हैं, मिलिट्री है, उनको नहीं पता होगी। तो देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये क्या क्या मजबूरियां रही हैं इनकी, जब मैं अभी आगे IMF की बात करूंगा तो उसमें समझाऊंगा। जी, तो फिर कैसी लगी ये वीडियो यार? मुझे तो बड़ी ऐसी सारे पॉइंट्स और ऐसी चीज़ें समझ में आई जो कि पहले मुझे नहीं थी पता। और देखा जाए तो किस तरह पाकिस्तान को अमेरिका ने सबसे पहले यूज़ किया। सबसे पहले तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के जब हमारी पार्टीशन हुई है उस टाइम जो प्रॉब्लम्स आई हैं पाकिस्तान के पास। और दूसरी चीज़ ये कि स्टार्टिंग से ही जिस तरह उस बंदे ने बात की है, अभी इसमें मैं इसको 100% रियलिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने से भी नज़र आ रहा है कि वो सच्ची लग रही हैं। कि हर चीज़ ऐसे तो नहीं, उसने भी कोई सर्च करके ये वीडियो बनाई है। तो मैंने उसमें देखी है कि स्टार्टिंग से ही जो आर्मी है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 1/3 जो हमें आर्मी मिली है उसका उन्होंने इतना फ़ायदा उठाया उस आर्मी ने। कायद-ए-आज़म के बाद वाकई कोई ऐसा लीडर नहीं आया। अभी इमरान खान हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा लीडर नहीं आया कि जो इतना स्ट्रॉन्ग हो, जो आर्मी का मुकाबला कर सके या जो कंट्री को स्टेबल कर सके। फिर दूसरी चीज़ जो उसने बताई जी कि एड के ऊपर ये चलती है। अभी ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कि एड के ऊपर ही चलती है हमारी कंट्री, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी एक इफ़ेक्ट है कि एड के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। तो एक सुन के अजीब भी लगा और थोड़ा देख के हैरान भी हुआ हूँ कि यार इतना कुछ हमारी कंट्री के साथ हुआ है। फिर अमेरिका ने पहले यूज़ किया है और अभी चाइना यूज़ कर रहा है। और चाइना के अंदर ये जो बात मुझे अभी पता चली है जी कि वो, और देखा जाए हकीकत भी है, मैंने कभी इस चीज़ को नोट नहीं किया, लेकिन अभी ये वीडियो के बाद मैं इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि वाकई वो अपने उनके इंजीनियर्स आ रहे हैं, उनके मज़दूर आ रहे हैं, उनकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो वो घर का पैसा वापस घर में, वो हिसाब चाइना कर रहा है पाकिस्तान के साथ कि बना तो रहा है चीज़ें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम लोन नहीं चुका पाए, टाइम पर नहीं चुका पाए, तो वो हमारी चीज़ें हो के भी हमारी नहीं है। तो बड़ी ये अजीब सी सिचुएशन है। तो मतलब ना, अब क्या बोलूँ मैं, कसम से बड़ी सारी चीज़ें देख के मैं हैरान भी हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये चीज़ें देख के मुझे तो बड़ी हैरानी हुई है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी हैरानी हुई होगी। और आपने देखा होगा किस तरह पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा गर्क किया है, कुछ आर्मी ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ जो मेन किरदार है वो अमेरिका का रहा है कि उसने अपना काम से, आप कह लो ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए पाकिस्तान को बलि चढ़ाई रखा। तो कसूर हमारा भी है, हमारे बड़ों का भी है, जो हमारे आर्मी वाले थे, जो हमारे पॉलिटिशियन थे, कि उन्होंने होने दिया जो भी हो रहा है, तो बल्कि साथ दिया इस चीज़ का। तो आई डोंट नो। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो बाकी फिर वो क्या बातें आगे कर रहा है उसको उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।